नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है हिस्ट्री की। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। और ये ऑथेंटिक बुक है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी लाइन को उठा के दे सकते हैं वो, इसलिए हर एक लाइन याद होनी ज़रूरी है। और जो शानदार क्वेश्चन व फैक्ट होंगे उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे कि भाई ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उनको दोबारा से और अच्छी तरह से देख लेंगे जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, जनजाति खानबदोश और एक जगह बचे हुए। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटी से लेके बड़ी तक की हो, क्योंकि इन बुकों का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। एग्ज़ाम जो क्वेश्चन सेटर है वो नहीं कहते हैं कि आप गाइड पढ़ो या फिर ये पढ़ो, ठीक है ना। ऑथेंटिक तो प्रथम लाइन में आती है, लेकिन पहले ये याद हो, इसके बाद में अगर आप कुछ और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑथेंटिक बुक, प्रमाणिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बचे हुए समुदाय। जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बचे हुए समुदाय। ये कोई मुखौटा है। मुखौटा है, शायद आदिवासी है, लेकिन है ये लोहे का है। ठीक, लोहे का है लेकिन जॉइंट में है। ठीक है। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार के राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों, नाम क्या है पाठ का, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बचे हुए समुदाय। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। सामाजिक, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। सही है। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इससे उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ये विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच के फासला बढ़ा। बड़े समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसमें ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों पूरा लय है, आधा लय नहीं है। सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरवाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका
बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को एक मिनट सुन, ये बोल रहा है, ऐसे उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। टकराव का मतलब वही युद्ध होता होगा। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। अलग अलग है जाति आधारित और जनजाति समाज, एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। टकराव और निर्भरता के जनजातीय लोग कौन थे? उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताइए जहां जनजातीय लोग रहते रहे होंगे। ये कब का है? जनजातीय नृत्य, संताल चित्र, खर्रा। जनजातीय नृत्य संताल है, संताल। ये नृत्य है, संताल चित्र, खर्रा। जब वो बात तो सही है। हाँ, ये देवी माता है, सही है। तमिल की सी लग रही है। तमिल के जो भगवान होते हैं उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, वैसे है। ये ढोलकी है ना? इसने जूते पहन रखे हैं भाई। आभूषण के तौर पर बालों में पेड़ के पौधे लगा रखे हैं, है ना? टहनी सी जिसमें पौधे आ रहे हैं। ये वीणा है। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों, वाचिक और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खल लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए।
जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। समय के साथ कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ये खोखर ही है, कहाँ है? पंजाब में। नहीं खोखर नहीं भैया, ये संताल है, संताल। और वो क्या पूछेगा? वो यही पूछेगा, बताइए खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती थी 13वीं और 14वीं सदी में? पंजाब में। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गक्खर है ना, खोखर पंजाब में, खोखर पंजाब में, और बाद में गक्खर। इनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। अच्छा, उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगा है और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगा है और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। दोबारा देखो भाई, जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। बताइए अकबर ने किसको मनसबदार बनाया था? कमाल खान गक्खर, पंजाब की जनजाति है। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगा है और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। लगा है और अरगुन ये कहाँ थे? ये मुल्तान और सिंध मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले, यानी मुल्तान और सिंध की साइड लगा है और अरगुन। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिम हिमालय में गडोरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों को पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। चेर और सरदार शाहियों कहाँ थे? बिहार और झारखंड के। 12वीं सदी की बात है। बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में 6 लोगों पर हमला किया। राजा मान सिंह 1591 में 6 लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने 6 लोगों के किलों पर कब्जा किया और उस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। चेरों पर किसने हमला किया था? अकबर ने। प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने। कब? 1591 में। बिहार और झारखंड में कौन सी जनजाति थी? चेर। 6 लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। यह जनजाति थी यार, जब अच्छा खासा माल कैसे आया होगा भाई? लेकिन पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने 6 लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। संथाल ये है ना, संथाल। यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। उड़ीसा और बंगाल में, और झारखंड उड़ीसा में भी है।
बिहार और झारखंड में। कौन सी है? चेर 1591 है ना। मानसिंह, मुंडा और संथाल, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अब वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा, ये बताइए कोली और बेराद जनजातियाँ पाई जाती है। कोली 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 है ना, ठीक है, लेकिन बात बेराद की है, बेराद का पता नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे, है ना। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली और कुछ और दक्षिण के कोरागा, वेतर, मारवाड़ 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 है, अपन बोलते हैं मारवाड़। मारवाड़ मारवाड़ से बना है मारवाड़, राजस्थान में है। और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। दोबारा देख ले, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरा तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोराग, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजाति की विशाल आबादी थी। यार वो बात तो तेरी सही है भाई, कोली है, ठीक है। कोली और बेराग किधर है? कर्नाटक और गुजरात में है। गुजरात में कौन है? कोली हैं। लेकिन दक्षिण में है कोरागा, बेतर, मारवाड़ मारवाड़ शायद अपने जो मारवाड़ है ना, उसका नाम शायद ये मारवाड़ जनजाति के आधार पर पड़ा होगा। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें कई एक जगह बसे हुए खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कुछ कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। गोंड जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के। गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। रात में चित्र बढ़िया बनाया है भाई। देख, पत्ते भी पहन रखे हैं इनने, लेकिन कपड़ा भी है। रात में भी लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। और ये क्या है? घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बाजरे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक बंजारे तथा अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। किसको लाते थे? मेवा को। ये क्या है भाई? ये बैठने का जुगाड़ लगा रहे हैं। ऊँट है, कुत्ता।
ठीक है। कुछ खानाबदोश अपने खानाबदोश और घूमंतु लोग कैसे रहते थे? 1 मिनट। हाँ, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और घूमंतु लोग कैसे रहते थे, ये पढ़ना है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। ये आएगा, पक्का आएगा ये। टांडा क्या है? टांडा। जो बंजारी लोग होते हैं ना, उनके कारवों को बोलते हैं टांडवा, टांडा, टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दैतीन बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बंजारों का बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खैदानियों की ढुलाई का काम करते थे। किसी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। टांडा। कर्नाटक और महाराष्ट्र कोली, पेराद कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। बंजारे 7वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा यानी कि कारवा को बोलते हैं, टांडा, टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूँ और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका जो अब बंजारे होते हैं ना, लगभग वैसे ही हैं, लेकिन अब कम है, पहले बहुत थे। उनका जीने का क्योंकि अब काफ़ी बंजारे स्थायी तौर से बसने भी लग गए हैं। यहाँ पर सरकार ने उनके लिए इंदिरा आवास योजना के तहत घर भी बना दिए हैं पक्के। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं, यानी 600-700 लोगों का ग्रुप एक साथ। ये एक साथ इस वजह से रहते थे कि कोई इन पर हमला न करे, आक्रमण न करे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। 6 या 7 मील 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांव के शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। अब तो गाड़ियाँ आ गई भाई, ट्रक वगैरह। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों से भिन्न है? ये समान है। खानाबदोश और ब्रह्मणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। इनमें कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पुष्पवृंत के साथ
खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं और उनकी जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशाबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्हें पिछले साल दौरा किया था। कोई दिक्कत नहीं। टांडा। कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। भिक्षुक, नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपना कला प्रदर्शन करती थी। पहले बचपन में आती थी भाई रासलीला, वो ऐसे ही थी भाई। काश्य मगरमच्छ। कुटिया गौंड जनजाति उड़ीसा का है, गौंड जनजाति का, और जो भी किसका है, कांसे का है। डिजाइन देख, ये कुछ भरा रखा है। काश्य मगरमच्छ प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ये भाई तांबे का है ना, आई बात समझ में। उस समय कोई मशीन भी नहीं थी कि चलो भाई मशीन से बना दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। आप छोटी छोटी बारीक चीज़ बनाना, और वो भी जनजाति का है, गौंड जनजाति उड़ीसा से मिला है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जातियां और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूह की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी।
वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ होने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। ब्राह्मणों वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्यागोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिला है। कहाँ से मिला है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उदयाकोडन उदयार, शायद कोई गांव है, और जो भी है कितना 12वीं शताब्दी का एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला ब्राह्मणों की उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज समाज तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। रथकारों मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। इनमें कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों खुदे के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई समर्थन से, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना। 1 मिनट। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। प्रमुख जनजाति परिवार ही। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित है। गौण महिला। ये जो पैर रखा है ना, ये कुंदा है, ये इसको थोड़ी सी दाव दे के यूँ हटा लिया जाता है, फिर खोल के रख सकते हैं। शायद विशेष फंक्शन या फिर त्योहारों पर या फिर हमेशा पहनते होंगे, या फिर सोते समय खोल के सोते होंगे इनको, जिससे कि ये बूढ़े ना। ठीक। गौण महिला है, ये नहीं जानते कैमरा वगैरह को। स्थानांतर कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उनकी राख में ही फसल बोती जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। वह स्थानांतर कृषि। कोई दिक्कत?
जाति पर विचार विमर्श। यहाँ से आएगा शानदार क्वेश्चन, कैसे भी दे सकता है वो। छोटा सा फैक्ट यहाँ पर तथ्य पूछेगा वो, यहाँ पर कथन कारण बड़ा दे देगा। बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो कथन दे देंगे, क और ख। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। ये तो फोटो तो अभी का है, 18-19 का होगा शायद, 16-17 का होगा। नज़दीक से एक नज़र। गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में ही बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना काफ़ी एरिया है गोंडवाना का, है ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। विशाल गोंड जनजाति के कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। राय। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। भाई काफ़ी बड़ी संख्या है। पहले भाई ये बांटा नहीं था, है ना, कि भाई ये उड़ीसा है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है या फिर ये झारखंड है। पहले सब एरिया एक था। भाई बात समझ में। ये तो बाद में बांटे गए हैं, बाद में बनाई है सीमा। पहले सब जनजातियों का पूरा एरिया था, कोई रोक टोकने वाला नहीं। इन राज्यों की प्रशासकीय व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था। तो जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। और ये है भाई, जैसे कि 84 गांवों की पंचायत, फिर 12 गांव की पंचायत। ये 12 गांव है ना, वो है ये बरहोतों, ठीक है ना। 12 गांवों का समूह है, यानी कि उसमें 12 गांव आते थे। 84 में 84, फिर इनमें संख्या भी बढ़ती रहती थी 84 गांवों में, लेकिन वो 84 चलते थे। शुरुआत में उनकी स्थापना 84 गांवों से होती थी। और ये है, सब जगह है ये, कोई काफ़ी एरिया में है ये, ठीक है ना, काफ़ी जगह मिल जाता है ये, क्योंकि ये प्राचीन काल से चली आ रही है परंपराएं। पटेल वगैरह, पंचायत वगैरह। अब ये पटेल पंचायत ये जो है प्राचीन काल से ही तो है। अब तो क्या इतना नहीं मानते, लेकिन 84 12 गांव ये तो है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। चौरासी का विभाजन बरहोतों में होता, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। कौन? ब्राह्मण। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा क्या नाम है? अमनदास ने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की। अब अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बताइए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यहाँ पर संग्राम सहाय की उपाधि किसने धारण की थी?
गढ़ कटंगा के गौड़ राजा ने गढ़ से गौड़, कोई दिक्कत नहीं। अमरदास ने संग्राम साय के बाद उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। चंदेल राजपूत राजा सालवाहन महोबा के उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम प्रशासन की कमान संभाली। उसके समय राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हारी और उसने समर्पण। एक नक्काशीदार दरवाजा, गौड़ जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। गजब है। शायद ये लकड़ी का है ना? हाँ, लकड़ी का है। ये देखिए, पहले ऐसे ही कुरवाड़ होते थे लकड़ी के। ये ऊपर एक खड़ा होता था ना, उसमें जाता था ये। और फिर देखे होंगे काफ़ी पुराने। हल है ना? हल है, हाथी है, भेड़ है, कछुआ है, और भाई बंदूक भी है। ये बंदूक है हाथ में, ये इंसान के। ये बाघ है। ठीक है। दलपत की मृत्यु के कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम प्रशासन की कमान संभाली। दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण। वीर नारायण के पिताजी का नाम क्या था? वीर नारायण के पिताजी का नाम था दलपत। उसके समय राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। गढ़कटंगा उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर सहाय को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। 1565 में बताइए, गढ़कटंगा पर मुगलों की ओर से किसने आक्रमण किया था? आसिफ खान के नेतृत्व में। 1565। मुगल लोग गौड़ प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? भाई वो धन से परिपूर्ण था, इस वजह से। सूबा सीमा और सरकार। जब गोंडवाना, वन डोलगढ़, गोराहा, कोलंगा, मांडला, बाईरोगढ़, चौरागढ़, गोंडवाना, ताप्ती या तापी नदी, सूबा सीमा सरकार।
कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अहोम अहम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवास है। म्यांमार से आकर अहम लोग म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवास है। उन्होंने भूइया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का कदम करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। उन्होंने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवासीय थे। ठीक है भाई, कहाँ से आए थे? म्यांमार से। जैसे कि ये अपना भारत है ना, जब इधर है म्यांमार, है ना, म्यांमार ज़्यादा नीचे गया इधर है ना, असम की जस्ट में ही है, वहाँ से आके यहाँ सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवास है। उन्होंने भूइया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523, कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। बात पढ़ रहे हैं पर अहोमों की। उन्होंने भूइया किसे बोलते हैं? भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था। हल्के में मत लेना कि भाई ये चल हाँ नॉर्मल है, यहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन फंसे पड़े हैं। भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523, कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में किसके नेतृत्व में? मीर जुमला। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन इस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। भाई दूर था ना काफ़ी। जनजाति खानाबदोश, पूर्वी भारत की जनजातियाँ। गारो, खासी, जैंतियाँ, ये तो पहाड़ियाँ हैं। नागा जनजाति, चूटिया, डफलास, मिरिस, काचारिस। ठीक है, ये एरिया मैंने मैर देखी है। नागा जनजाति, काचारिस, चूटिया, मिरिस, डफलास, अहोम, है ना, कोच, गारो, खासी, जैंती, ये तो पहाड़ियाँ हैं और ये शायद जनजातियाँ भी है। इन्हीं के आधार पर पहाड़ियों का नाम रखा गया होगा। काचारिस नागा जनजाति, चूटिया, मिरिस और अहोम। मीर जुमला के नेतृत्व मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाई भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों से लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम
पुल टूट गए। 7वीं शताब्दी का पूर्वोत्तर पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वेश पुरुष युद्ध के दौरान सेना अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। बताइए कौन सी जनजाति चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए? अहोम। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। खेल, खेलने वाला खेल नहीं है भाई, ये कुलों को बोलते हैं अहोमों में खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण प्राय कई गांव होते थे। एक मिनट दोबारा से ले लें। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, कुलों में, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? क्वेश्चन ये पूछेगा खेल किसे कहते हैं? कुलों को बोलते हैं अहोम समाज में। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में, एक खेल यानी कि खेल से यार कंफ्यूज हो रहा है वो, कुलों मैंने एक कुलों के नियंत्रण प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती, समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। राजा तक। शुरुआत में हम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 7वीं सदी के पूर्वांध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1444 के कारण हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। शिव सिंह प्रधान धर्म बन गया हिंदू धर्म। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। शिव सिंह ने 1714 से 44। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों के स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। बुरंजी क्या है? ऐतिहासिक कृति है ये बुरंजी। पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपाधि में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने लोगों दोनों तरह के समाजों के अनुकूल और बदलाव की प्रतिज्ञा चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कालांतर में उनमें कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था सनातनी हिंदू दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। कल्पना करें आप ऐसे खानादोर समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक ऐसे खानादोर समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 20 शब्द। वर्ण, जाति, टाडा, गढ़, 84 गाँवों का समूह, बरहत 12 गाँवों का समूह, भूइया आ गया नहीं, भूइया
अब याद नहीं है भूया किसे कहते हैं, पाइक किसान को। खेल बुरंजी किसे कहते हैं, बुरंजी। जनगणना। देख निम्नलिखित में मेल बैठा है, इससे पहले जो रह रहा है ना उसको देख लेते हैं। आपके विचार में मुगलों ने अहम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? फिर कान के आभूषण, कवोई नागा जनजाति मणिपुर। कान के आभूषण, कान के आभूषण कवोई नागा जनजाति मणिपुर। ये आ गए पाइक। तो पाइक किसे कहते हैं? अहम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिन लोगों से यानी कि जो जबरन काम लिया जाता था है ना, उन्हें पाइक कहते थे, जबरन काम लिया जाता था। जबरन काम लिया जाता था पाइकों से। गांव के लोग ही होते थे किसान। मीर जुमला ने आक्रमण किया था 1662 में। कहाँ? अहोमों पर। मुगलों की तरफ से आया था भाई ये 1662 में। चूटियो 1523, कोचाजो 1581। राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। भूया, भू से भूस्वामी, कोई दिक्कत नहीं। अग्नि शास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते थे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन? अहोम। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इसका निर्यात करने में व्यापार में खासा धन कमाया। वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। मैं वो शब्द देख रहा हूँ। रत्कारों, सुना लोहार बढ़ई। टाड़ा, टाड़ा है ना, कारवा होता था बंजारों का। एक टाड़ा में, एक टाड़ा में कितने थे? ये एक दे रखा है, एक टाड़ा में कितने थे? अरे आ गए 10,000, 15,000 कुछ ऐसे हैं। कहाँ गया वो? 14,000 बंजारों की एक टाड़ा हुई जिसमें 14,000 बैल। जब ये तो एक से हुई है, किस में कम थे किसी में ज़्यादा थे। खानाबदेश और घुमत लोग कैसे रहते थे? कोरगा, बेहतर, मारवाड़। दूसरी जनजाति पूछ लेगा वो। कोरगा, बेहतर और मारवाड़ क्या है? जनजातियां है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। 15 खंड में चेल लोगों पर हमला किया। छोटे छोटे कुलों में बट गए थे। पश्चिम बंगाल में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। नागा एवं और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। उनके मुखिया कमाल खान गक्कर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। कमाल खान गक्कर को। जनजाति लोग कौन थे? बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गढ़,
गढ़ का मतलब है गढ़कटंगा, है ना। टाड़ा, टाड़ा है कारवा, कोई दिक्कत नहीं। श्रमिक, श्रमिक है पाइक। और कुल, कुल का मतलब है कुल, कुल का मतलब है खेल, फिर गया कुल, कुल का मतलब है खेल। दुर्गावती, हाँ लेकिन एक बात है भाई, ये रह गया ये गढ़, गढ़ का गढ़कटंगा कर दिया, और टाड़ा का कारवा कर दिया, है ना। श्रमिक का पाइक कर दिया, और कुल का खेल कर दिया, कुल का खेल, है ना। शिव सिंह, शिव सिंह 84, शिव सिंह 84। दुर्गावती, नहीं 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 नहीं, दुर्गावती आएगी 84, यहाँ पर शिव सिंह हमराज, देखते हैं ना। दुर्गावती किस राज्य से संबंधित थी? शिव सिंह है भाई, शिव सिंह है 1714 से 44, ठीक है ना। शिव सिंह अहोम से संबंधित है, शिव सिंह। और दुर्गावती, दुर्गावती पुत्र था दुर्गावती का वीर नारायण। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, उसका पुत्र तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। क्या नाम था पुत्र का? रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय आसिफ खान के नेतृत्व मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। आसिफ खान 1565, गढ़कटंगा। जब है ना ये है ना, ये टाड़ा, टाड़ा का तो हो गया कौरवा, इसमें कोई शक नहीं है। कुल का खेल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। शिव सिंह का अभी देखा था अपन ने, शिव सिंह का हो गया हमराज। दुर्गावती गढ़कटंगा राज्य से संबंधित थी, लेकिन श्रमिक का ये हो गया पाइक, श्रमिक का पाइक। अब रहा कौन सा है? गढ़ 84, चल 84 गढ़, सुना। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ कहलाती थी। वर्ण जाति टाड़ा, गढ़ 84, बरहोत, भोइया, भोइया बोलते हैं भूस्वामी को। पाइक, खेल, फरंजी, बुरंजी, जनगणना। वर्ण जाति टाड़ा, गढ़ 84, बरहोत, भोइया, पाइक, खेल, बुरंजी, जनगणना। अब ये खालिस्तान है। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। अब यार ये नाम याद हो तब पार पड़े। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने और भूमि अनुदान दिए। अब क्या बताएगा इसमें? अब इनमें ये खालिस्तान को तू तभी बता पाएगा जब पाठ तुझे अच्छी तरह से याद होगा। और वो देना चाहेगा तो दे देगा खालिस्तान, और नीचे ऑप्शन दे देगा ये है ये है। सही है गलत बताइए। चल करते हैं। जनजाति समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। जनजाति समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। चल ठीक है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजाति समुदाय नहीं था। उत्तर और पश्चिमी
नहीं थे, गलत है। गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। नगर नहीं है भाई ये, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नगर नहीं है ये, गांव है। गौड़ राज्य में अनेक गांवों को मिलाकर, अनेक भी नहीं है, 84 गांव 84 है, ये गलत है। 84 गांवों को मिलाकर 84 बनता था, गांव मिलके बनाते थे 84, है ना। और फिर 12 गांव और होते थे। भील उपमहाद्वीप उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। भील उपमहाद्वीप के उत्तर और पूर्वी, उत्तर गलत है भाई, अहोम और गौंड है उत्तर पूर्व में, तो गौंड नहीं है, अहोम अहोम है। दोबारा देख ले। जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी, समृद्धवाचक परंपराएं थी, समृद्धवाचक परंपराएं थी। नहीं लगता ऐसा कि समृद्धवाचक परंपराएं थी। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, गलत। ये सत्य लग रहा है, देख लेंगे इसको ना। गौंड राज्य में अनेक लोगों को मिलाकर, ये भी गलत है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, ये भी गलत है। जब एक तो सत्य है, ये ऐसा है यहाँ पर। ये खानादेश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था, है ना। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला, क्या बंजारी लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, क्या बंजारी लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। गौंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस मायनों में भिन्नता, कोई समानता भी थी। एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लेखित जनजातियों के इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं दो के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीविकोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था। जनजातीय समूह के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं और उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें। उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूह के बारे में और पता लगाएं। वे कौन से जानवर रखते हैं, वे प्राय किन इलाकों में जाते रहते हैं। यार ये देख यार, ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, अपने ये आने चाहिए थे। जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी, ये सत्य है, गलत असत्य है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84, ये तो गलत है, पक्का है, ये तो नगरों नहीं है, गांव आएगा इसमें। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ कहलाती थी। देख लेते हैं कहीं मिल जाता है तो है। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, कवियों और विद्वानों को। है ना, दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों के स्थानीय भाषा में अनुवाद किया। बुरंजी नामक इतिहास कृतियों को पहले ओम भाषा में, फिर असमिया। बुरंजी पहले ओम भाषा में, बुरंजी है क्या इसमें। बुरंजी अहम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। बुरंजी सही है, बुरंजी आएगा इसमें, अहम लोगों। देखिए एरिया, कुल कुलों में विभाजित, जिन्हें खेल कहा जाता था।
पाइक। अमृत पर किसने हमला किया? मीर जुमला ने 1662 में। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523, कोचा हाजो 1581, उन्होंने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। दीननारायण के चाचा चंद्र शाह है। गोंड, गोंड किस क्षेत्र में थे? गोंड, ये चैप्टर है ना पूरा ही गोंड। विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदल कर खेती करते थे। छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। स्थान कौन सा है? अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में लिखी थी। गढ़कटंगा के लोग राज्य के 70,000 गांव थे। अकबरनामा आएगा उस खालिस्तान में। आई बात समझ में? ये आएगा भाई, अकबरनामा में आएगा। हाँ, लेकिन स्थान कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, नक्शा दे रखा है देने को तो, लेकिन गोंडवाना, गोंडवाना। आगे देखते हैं कहीं मिल जाता है तो। ये तो हो गया। और उत्तर पश्चिम सरहद की पूर्वोत्तरशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। पूर्वोत्तरशाली जनजातियों ने, भाई जब वो उसने क्या पूछा था? उसने ये पूछा था उत्तर पश्चिम में कोई जनजाति थी या नहीं? कैसे नहीं थी? थी इस्लाम। फिर है भैया रथकारों, कोई दिक्कत नहीं है ना रथकारों। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उदयीकोडन उदयार में 12वीं शताब्दी के अवलिक में ब्राह्मणों की एक सभा, अध्याय 2, विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियाँ। अरे वो बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं एक देख रहा हूँ यार, वो किताबों के नाम देख रहा हूँ। टाड़ा तो पता है टाड़ा कैसे कहते हैं, है ना? टाड़ा। इसके बाद में भीलों की पूछते हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ये है भाई, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ये क्वेश्चन दिया है, पता। अब क्या करेगा तू? जब ही तो बोलता हूँ हर एक लाइन याद होनी चाहिए। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। फिर चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। चेर बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने अब दे दिया उसने। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में 6 लोगों पर हमला किया खालिस्तान राजा मान सिंह की जगह। क्या बढ़ गया ना शानदार क्वेश्चन।
उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अने अहोम और कई दूसरी जनजातियों को पूरी तरह प्रभुत्व था। ये है भाई मारवाड़। मारवाड़ दक्षिण में है। मारवाड़, वेतर, वादागस, कोरगा, वेराद, करातीय, कोयास, खोंड, कोली, भील, चटवास, चटवास से निकला है जाटव, कोली, भील, समास, अर्गुन, लंगा है, गोड़वाना एरिया ना, गोड़वाना। ये नक्शा नहीं पड़ा क्या अपन ने? खोंड, कोयास, चेरमुंडा, चेरमुंडा, संथाल, कोच, काशी, काचरिस, नागा, अहोम। नागा, अहोम, काचरिस, खासी, कोच, संताल, चेरमुंडा, ओरन, गक्खर, कोखर, जंजुहा, लंगा है, वल्ची, अर्गुन, समास, कोली। पेतर, मारवाड़, पेतर, मारवाड़, वादागस जनजाति है। पेतर, मारवाड़, वादागस, कोरागा, फेराद, काटकारिस, कोयास, कोली, भील, भील, गोड़वाना, खोंड, कोयास, गोड़वाना अने गोंड यहाँ है, गोंड, वेगस, गोंड, खोंड, गोड़वाना, चेरमुंडा, संताल, ओरन, कोच, काशी, काचिस, नागा, अहोम। अगर देखा जाए तो कोली, जटावस, भील, कोली ये इधर ही है, गुजरात में। अर्गुन, लंगा है, जंजुहा, खोखर, कक्खर, बलूची, खोखर, कक्खर, जंजुहा। ये नक्शा नहीं पढ़ा भाई अच्छी तरह से, पढ़ा ही नहीं है, देखा नहीं, इस वजह से दिक्कत आई थी। मारवाड़, बेतर, बादागस अने गोरागा, कोरागा, पेराद, काटकारिस, कोली, भील, जटावस, कोली, समास, भील। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कक्खर और गोखर। अब देखते हैं उन क्वेश्चनों को, है ना। ये है वर्णों के भीतर पैदा होने होती नई जातियाँ कहलाती थी। इसका तो पता नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन होता ना तो कर देता। तो हम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी, ये नहीं मिला भाई। अकबरनामा ने इस बात को लिख किया है कि गढ़कटाऊ से 70,000 गाँव थे। अकबरनामा ने बड़ी और ताकतवर होने पर जनजाति राज्यों ने सही गलत बताई। जनजाति समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। चल मान लिया ना। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजाति समुदाय नहीं था। गौड़ राज्य में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। नगरों नहीं, ये गाँव में। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। उत्तर पूर्वी नहीं है, उत्तर पश्चिमी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।